गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण का जन्म स्थल इटली। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण का अर्थ एवं पुनर्जागरण के कारणों का अध्ययन किया। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, अब इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। यूरोपीय कला एवं साहित्य का एक ऐसे देश में पुनर्जन्म होना स्वाभाविक था जहां प्राचीन उपलब्धियां महीन किंतु धुंधले रूप में नजर आ रही थी। वहां नए नगरों के उदय के लिए प्रतिस्पर्धा थी और ऐसे अनेक लोग विद्वान थे जो कला एवं साहित्य को संरक्षण दे रहे थे। वहां से प्राचीन अवशेषों से पेट्रार्क के समय से ही विद्वानों की आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला हुआ था। इसके अलावा इटली की भौगोलिक स्थिति भी पुनर्जागरण के लिए अनुकूल थी। इटली का भूमध्य सागर के नज़दीक होना और भूमध्य सागर का व्यापारिक केंद्र बनना, ये इटली की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर था। इटली में ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहला कारण, पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति इटली में ही होने का एक प्रमुख कारण यूरोप की सामाजिक स्थिति थी। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली में सामाजिक वर्ग अलग थे। इटली के सामाजिक जीवन में सामंती वर्ग देखने को नहीं मिलता है। इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण पुराने पंचशील परिवारों तथा नवोदित व्यापारिक वर्ग के नगरों में सम्मिलित रूप से एकत्र हो जाने के कारण यूरोप के किसी अन्य देश से पहले एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना हुई। यानी यूरोप के किसी भी देश में इस प्रकार का सामाजिक माहौल नहीं था जैसा इटली में था। यहाँ सामंती वर्ग नहीं था, लेकिन अन्य जो वर्ग थे वो मिलजुल कर रहते थे। फलतः उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण का बीजारोपण हुआ। दूसरा प्रमुख कारण, इटली एक समृद्ध देश था। समृद्धि का प्रमुख कारण विदेशी व्यापार था। भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल स्थिति इटली की थी। यानी यदि कोई व्यापारी भूमध्य सागर में व्यापार करने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले इटली से ही होकर जाएगा, जिससे मध्यकाल के अरब व्यापारियों द्वारा एशियाई देशों से लाया गया सामान अधिकांशतः इटली में ही बिकता था। इस बढ़ते हुए व्यापार एवं समृद्धि ने इटली के पुनर्जागरण को प्रभावी बनाया। इटली में व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि बड़े नगरों की स्थापना हुई। इन नगरों ने इटली में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि बनाई। इटली के समृद्ध व्यापारिक वर्ग ने पोप की परवाह करना बंद कर दिया। इस वर्ग ने काफ़ी हद तक मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन किया, क्योंकि मध्यकालीन जो मान्यताएं थी वो उनके व्यापार में बाधा बनी हुई थी। इसलिए इस नए व्यापारिक वर्ग ने पोप की अवहेलना करना शुरू कर दिया। इससे इटली में पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। फ्लोरेंस के एक व्यापारी परिवार के कैसिमो मेडिसी और उसके पुत्र फ्लोरेंजा कैसिमो ने अपने धन का उपयोग लगभग 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र करने एवं उसका अनुवाद कराने में किया। इतालवी व्यापारियों के संरक्षण में साहित्यकारों एवं कलाकारों को स्वतंत्र रूप से खुलकर अपनी रुचि की कृतियां बनाने का अवसर मिला। इससे पहले जो कलाकार और साहित्यकार थे उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। उन पर कई प्रकार के पोप के प्रतिबंध लगे हुए थे, धर्म के प्रतिबंध लगे हुए थे। पुनर्जागरण काल में उत्पन्न विद्वानों एवं कलाकारों के योगदान का श्रेय उनके अतिरिक्त उस समृद्धि को जाता है जिसे इटली ने विदेशी व्यापार के द्वारा अर्जित की थी। इटली के प्रमुख साहित्यकार एवं कलाकार, जिसमें दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, लियोनार्दो दा विंची, मैकियावेली आदि ने पुनर्जागरण को गति प्रदान की। इनमें लियोनार्दो दा विंची
एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण को सर्वाधिक प्रभावित किया। तीसरा प्रमुख कारण इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल इटली ही था। इतालवी नगरों में मौजूद प्राचीन रोमन सभ्यता के बहुत से स्मारक अभी लोगों को उसकी याद दिलाते थे। प्राचीन रोम जैसी महत्ता एवं अपने देश को गौरवशाली बनाने का विचार उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी रही। सर्वप्रथम दांते की रचनाओं में हमें इस प्रकार की प्रेरणा के चिन्ह दिखाई देते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण, रोम जहां पोप निवास करता था, अब भी संपूर्ण पश्चिमी एशियाई, यूरोपीय, ईसाई जगत का केंद्र बना हुआ था। कुछ पोप पुनर्जागरण की भावना से अनुप्रमाणित हो बड़े विद्वानों और कलाकारों को रोम लाए और उनसे यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया। उनमें से एक पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना करवाई और संत पीटर के गिरजे का निर्माण करवाया। उसके अधीन लगभग समूचा रोम निर्मित हुआ और रोम के इस कार्यों का प्रभाव अन्यत्र भी हुआ। इस प्रकार कुछ पोप, जिनमें पोप निकोलस पंचम प्रमुख था, उसने पुनर्जागरण को महत्वपूर्ण गति प्रदान की। पांचवा, मध्यकालीन रोम में शिक्षा धर्म से विशेष प्रभावित थी एवं केंद्रित थी, किंतु इटली के व्यापार के विकास के साथ एक नए प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हुई, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान एवं भौगोलिक ज्ञान को समुचित स्थान मिला। इसी व्यावसायिक एवं भौगोलिक ज्ञान के कारण नए महाद्वीपों की खोज हुई। परिणाम स्वरूप शिक्षा में धर्म की विशिष्ट स्थिति गौण हुई तथा शिक्षा में एक ऐसी विचारधारा के प्रवेश की पृष्ठभूमि बनी जो अधिक स्वच्छंद थी और विज्ञान व तर्क को साथ लिए हुए थी। यानी इटली ने ही सबसे पहले विज्ञान और तर्क को आधार बनाकर पुनर्जागरण को गति प्रदान की। छठा महत्वपूर्ण कारण, 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भागकर आने वाले अधिकांश यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारियों ने सर्वप्रथम इतालवी नगरों में ही आश्रय लिया। अधिकांश वहीं बस भी गए। इटली में इन नवागंतुक विद्वानों की संख्या इतनी अधिक थी कि लगता था कि यूनान का पतन नहीं हुआ, अपितु इटली में उसका प्रवर्जन हो गया था। यह भगोड़े विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य की अनेक अनमोल पांडुलिपियां लाए थे, जिनमें निहित ज्ञान का उस समय यूरोप को कोई परिचय तक नहीं था। इसमें से अनेक इटली के स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्त किए गए। यानी ये जो यूनान से विद्वान और शिक्षक इटली आए, यही शिक्षक बाद में स्कूलों और विश्वविद्यालयों का आधार बने और बाद में इसी वर्ग ने चेतना को अग्रगामी बनाया, यानी पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। थैंक यू। जल्दी एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।